कल को मैं कहीं हूँ, मेरे साथ कोई बदतमीजी से मेरा दुपट्टा खींचेगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। राजनीतिक मुद्दों के लिए मुझे क्षमा करें। क्योंकि आप सुंदर बहुत हैं, तो आपने जितनी भी अब तक फेम हासिल की है, जितनी पॉपुलैरिटी हासिल है, क्या मानती हैं कि आपकी साधना की वजह से है या आपकी सुंदरता की वजह से है? साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कौशाम्बी लाइव में। और आज हम जिनसे बातचीत करने वाले हैं, जिनसे आपको मिलाने वाले हैं, 2025 के महाकुंभ के दौरान आप सब इनकी एक झलक पाने के लिए आतुर थे, बेताब थे। जी हाँ, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हर्षा रिछारिया जी, जो बहुत ही फेमस हुई थी महाकुंभ 2025 के दौरान। आपका बहुत बहुत स्वागत है कौशाम्बी लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद। 2025 के महाकुंभ में जब आपकी एक झलक ने सोशल मीडिया में एकदम तूफान मचा दिया, तो उसके बाद आपका जीवन कितना बदला? बहुत बदला। मुझे लगता है कि ये जो नई पहचान मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, लोगों ने मुझे दी है, इस पहचान ने मुझे पूरी तरह बदल के रख दिया है। आज की हर्षा रिछारिया और पहले की हर्षा रिछारिया, कुंभ से पहले की, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। क्योंकि अब जो भी विचार मेरे मन में आते हैं, जो भी फैसला मैं लेती हूँ, वो मैं अपना सोच के नहीं लेती हूँ, वो मैं ये सोच के लेती हूँ कि मुझे धर्म के लिए क्या करना है, समाज के लिए क्या करना है, युवाओं के लिए क्या करना है। तो वो मेरी जो विचारधारा बदली है, वो गुरु कृपा, ईश्वर कृपा और फिर समाज का प्यार, वो सबका साथ है उसमें। चूँकि 2025 के पहले आप फेमस इतना नहीं थी, तो उस वक्त जब आप महाकुंभ आई थी, तब क्या उद्देश्य लेकर आप आई थी? देखिए, मैं क्योंकि प्रयागराज में ये पहली बार मैं महाकुंभ में आई थी, लेकिन इससे पहले मैं उज्जैन, सिंहस्थ कुंभ, हरिद्वार कुंभ में रही हूँ। तो मेरा ये सोचना और ये मानना हमेशा रहा है कि अगर आप कुंभ में जाते हैं और अमृत की डुबकी आप लगाते हैं, तो उससे जीवन में बदलाव अवश्य होते हैं। लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि आप उस बदलाव का सकारात्मक सोचते हुए वो डुबकी लगाएं। अगर आप ये सोचे कि अरे कुछ नहीं होता, मैं तो फोटो वीडियो बना के वापस आ जाऊंगा, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोचे कि नहीं, यहाँ से बदलाव मैं लेके जाऊंगा अपने जीवन में, तो वो बदलाव होता ही होता है। तो कुंभ में जो कुछ मुझे मिला है और जो कुछ हुआ है, मुझे लगता है कि वो ईश्वर की असीम कृपा रही है मुझ पे। तो आपने जितनी भी अब तक फेम हासिल की है, जितनी पॉपुलैरिटी हासिल है, क्या मानती हैं कि आपकी साधना की वजह से है या आपकी सुंदरता की वजह से है? देखिए, इंसान को, किसी भी व्यक्ति को वही दिखता है जो वो देखना चाहता है। जो साधना देखना चाहेगा उसको साधना दिखेगी, जो सुंदरता देखना चाहेगा उसे सुंदरता दिखेगी। अब ये सामने वाले पे निर्भर करता है। क्या बात है, बहुत ही शानदार आपने जवाब दिया। सबसे ज़्यादा लुक और गेटअप जो आपका, ये रुद्राक्ष की माला पहनकर जब आप वहाँ दिखी, वो झलक जब वायरल हुई, तो ये कहाँ से ख्याल आया कि इस तरह के माला बड़े बड़े और मोटे मोटे, जो मतलब कैसे ये इस गेटअप का ख्याल कैसे आया? जब मैं कुंभ में थी, जो वीडियोस मेरे वायरल हुए हैं, उसमें तो इतनी माला मैंने पहनी भी नहीं थी। अच्छा, आप गौर से देखिए वीडियो, उसमें मैंने एक छोटे रुद्राक्ष की एक लौती माला पहनी हुई थी। स्फटिक की माला मैं काफी समय से पहन रही हूँ। चंदन का तिलक मैं काफी सालों से लगा रही हूँ। वो कुंभ में मैं वायरल हुई तो चंदन का तिलक और रुद्राक्ष की माला दिखी है ना। लेकिन आप देखोगे कि और भी जो युवा हैं, उन्होंने, बहुत से लोगों ने रुद्राक्ष की माला भी धारण की हुई थी, चंदन भी लगाया हुआ था। लेकिन शायद महादेव की मुझ पे ज्यादा कृपा हो गई। बिल्कुल। मैंने कई इंटरव्यू में सुना कि आपने कहा कि मैं कोई साध्वी नहीं हूँ, लेकिन लोग आपको साध्वी कहते हैं। इसके पीछे क्या वजह समझती हैं आप? इसके पीछे मैं ईश्वर की कृपा समझती हूँ। क्योंकि देखिए, मैं अभी तक मैंने अपना पिंडदान नहीं किया है। मैं अपने माता पिता का त्याग करने में अभी सक्षम नहीं हूँ। तो अगर मैं साध्वी पद की बात करूं, जो एक कठोर तपस्या, त्याग, साधना मानता है, मैं अभी तक वहां पे नहीं पहुंची हूँ। तो उस पद को बोलना अभी मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा। लेकिन धर्म के लिए काम करना, ईश्वर के मार्ग पे चलना, युवाओं को जागरूक करना, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अपने धर्म, संस्कृति, अपनी जड़ों से जोड़ना,
ये मेरे जीवन के अब मूल लक्ष्य हैं जिस पे मैं काम कर रही हूँ। 2025 के बाद तो लोग आपको जानने लगे हैं, सब समझ रहे हैं। उसके पहले आपका जीवन कैसा था, क्या कर रही थी आप? उसके पहले भी मेरा जीवन अच्छा था लेकिन बस ये था कि आज जहाँ पे 20 लाख लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, तब मुझे 6-7 लाख फॉलो करते थे। हालांकि पिछले साल जब मैं केदारनाथ जी गई थी दर्शन करने, तब भी मीडिया ने मुझे थोड़ा सा वायरल कर दिया था। तो लेकिन तब की मेरी जो पहचान थी वो ये थी कि हाँ, मैंने धीरे धीरे एंकरिंग, क्योंकि मैंने एंकरिंग का काम पिछले आई थिंक 13-14 साल किया है एज अ प्रोफेशन। इंडिया भी किया, इंडिया के बाहर भी किया। जब मैंने ये काम छोड़ा है एंकरिंग का, तब मैं इंडिया के बाहर ज़्यादा काम कर रही थी। तो वो जो मेरा काम था, वो जो मेरी जिंदगी थी, वो भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि हर्षा रिछारिया को हर्षा रिछारिया बनाने वाला वही उसका प्रोफेशन था। मुझे मेरी आवाज़ ने, मुझे मेरे नाम ने बहुत पहचान दिलाई है, मेरे काम ने। तो मुझे गर्व है कि मैंने एज एन एंकर इतने सालों काम किया है, लोगों को हंसाया है, बहुत कुछ किया है। और आज भी मुझे गर्व है कि आज मैं जिस रास्ते पे हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी तरह अपना जीवन समर्पित कर रही हूँ कि मुझे युवाओं के लिए काम करना है, मुझे समाज के लिए काम करना है। आज नारी सशक्तिकरण का जो गलत मतलब बच्चियों ने निकाल लिया है, उसको सही तरीके से समझाना आज हमने अपना कर्तव्य समझ लिया है। आपने जब पढ़ाई की तब आप पढ़ने में कैसी थी और क्या क्या पढ़ाई में आपने किया है? मैंने अपना ग्रेजुएशन BBA से किया हुआ है, भोपाल से। और मैं पढ़ने में एवरेज रही हूँ, मैं कोई टॉपर नहीं थी। और मैं यही समझाना चाहती हूँ आज बच्चों को कि आप इस पे ध्यान मत दो कि आपके परसेंटेज कितने आ रहे हैं, आप इस पे ध्यान दो कि आप इंसान कैसे बन रहे हो, आप अपने माता पिता के साथ कैसे रह रहे हो। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक बच्चा अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ अच्छा है, एक एवरेज स्टूडेंट कर ही लेगा। और जिस बच्चे ने अपने माता पिता को नहीं छोड़ा है, अपने संस्कार को नहीं भूला है, मेरी नजर में वो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है। अच्छा, अब आपका आगे का सपना क्या है, अब मकसद क्या है जीवन का? मेरा आगे का सपना, आगे का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को इंडिपेंडेंट बना पाऊँ, उनको शस्त्र और शास्त्र दोनों ही शिक्षाएं दिलवा पाऊँ। और मैं इस पे काम भी कर रही हूँ। देखिए, कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज बुरा नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें गुरुकुल को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, गुरुकुल की विद्या को, उसकी शिक्षा को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। और हमारे जो जड़ हैं, हमारे जो रीति रिवाज, संस्कार हैं, परंपराएं हैं, उससे हमें युवाओं को, बेटियों को खास तौर पे जोड़ना चाहिए। क्योंकि एक बेटा शायद उतना समाज में आगे ना फैला पाए जो एक बेटी फैला सकती है। आज अगर हमने अपनी बेटियों को समझा लिया तो हम एक बहुत अच्छे समाज का, एक बहुत अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आप चूंकि बेटियों की सशक्तिकरण की बात कर रही हैं और उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं, तो अभी एक ताज़ा घटना बिहार की है जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश जी, एक जो डॉक्टर हैं, उनका हिजाब खींचते वो वीडियो वायरल हुआ उनका, उसको लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। राजनीतिक मुद्दों के लिए मुझे क्षमा करें। नहीं, महिलाओं से जुड़ा मामला है। देखिए, अगर कल को मैं कहीं हूँ, मेरे साथ कोई बदतमीजी से मेरा दुपट्टा खींचेगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। सीधी सी बात है, उन्होंने भी कोई बदतमीजी वहां पे नहीं की है। लेकिन अगर किसी को हम सम्मानित कर रहे हैं, किसी को अवार्ड दे रहे, सर्टिफिकेट दे रहे, डिग्री दे रहे, कुछ भी दे रहे, तो ये समाज को भी पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति कौन है। वरना हम ये भी कैसे भूल सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक डॉक्टर्स की मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी में से कुछ डॉक्टर्स निकल के दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आज पहचान इस समाज में दिखाना और बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रही हमारे साथ हर्षा रिछारिया जी, जिनको आप सब लोग देखना चाहते थे। बड़ी इनके इंटरव्यू की मांग थी आप लोगों के द्वारा। तो ऐसी और तमाम वीडियोस के लिए बन रही है कौशाम्बी लाइव पर। जय हिंद, जय भारत।